अध्याय 11 हरी ज्वाला सम्राट का मकबरा। तीसरे दिन की शाम को ये परिवार के ऊपर का आकाश अचानक बदल गया क्योंकि असीमित ऊर्जा के शक्तिशाली उतार चढ़ाव ने बगीचे में कहर बरपाना शुरू कर दिया, जिससे पूरा ये परिवार प्रभावित हुआ। इसने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया। ये जियाओ समेत वे सभी बगीचे की ओर दौड़े और वहां उन्होंने दो बूढ़ों की खून से सनी आकृतियां देखीं। ये दोनों बूढ़े घायल थे और उनके शरीर के कई हिस्सों से खून बह रहा था, हालांकि उनके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान लटक रही थी। इससे पता चल रहा था कि इन दोनों बूढ़ों को अपनी चोट की जरा भी परवाह नहीं थी, उनका ध्यान कहीं और था। जब गुलूफान ने लोगों को आते देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई, लेकिन जब उन्होंने वहां स्टारफायर हॉल, ईस्ट राइजिंग सेक्ट और हेवनली जॉय पैलेस के लोगों को भी देखा तो उनके चेहरे से मुस्कान तुरंत गायब हो गई। और यही बात फॉर्मेशन गॉड टॉवर के उपाध्यक्ष यूं फांगलू के लिए भी सच थी। पैट्रियार्क, ये सब क्या है? आपने हमें नहीं बताया कि आपने स्टारफायर हॉल, ईस्ट राइजिंग सेक्ट और हेवनली जॉय पैलेस को भी ग्रीन फ्लेम सम्राट के मकबरे में एक साथ प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया है, यून फंगलू अप्रसन्न स्वर में बोला। जब ये मलोंग ने उन्हें आमंत्रित किया तो उन्होंने उन्हें स्पष्ट रूप से बताया कि बहुत से लोग ग्रीन फ्लेम सम्राट के मकबरे में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन जब वह ये परिवार में आए तो इल्यूशनरी स्पिरिट गेट के लोग पहले से ही यहाँ थे। ये परिवार और इल्यूशनरी स्पिरिट गेट के बीच संबंध के बारे में सोचते हुए उन्होंने ये मलोंग से कुछ नहीं कहा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये परिवार ने स्टारफायर हॉल, ईस्ट राइजिंग सेक्ट और हेवनली जॉय पैलेस को भी आमंत्रित किया है। ये जानना होगा कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से गठन को तोड़ा, लेकिन ये परिवार ने उन्हें ग्रीन फ्लेम सम्राट के मकबरे में प्रवेश करने के लिए केवल 2 सीटें दी। और अब स्टारफायर हॉल, ईस्ट राइजिंग सेक्ट और हेवनली जॉय पैलेस के विशेषज्ञ जिन्होंने थोड़ी सी भी मदद नहीं की, वे भी यहाँ थे। वे केक का एक टुकड़ा मुफ्त में खाना चाहते हैं। दोनों बूढ़े कैसे अप्रसन्न न होते। ये मलोंग केवल अपने दिल में फूट फूट कर हंस सकता था। ये स्पष्ट रूप से उसकी गलती नहीं थी, लेकिन वर्तमान स्थिति में वह कुछ भी नहीं कह सकता था, क्योंकि वह केवल फॉर्मेशन गॉड टॉवर को खुश करने के लिए 3 अधिपति बलों को नाराज कर सकता था। वर्तमान स्थिति में वह केवल जोखिम उठा सकते थे और स्थिति को आसान बनाने का प्रयास कर सकते थे। प्रेसिडेंट गू, नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। ग्रीन फ्लेम सम्राट का मकबरा बहुत प्रसिद्ध है और इसकी खोज को छिपाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमने पहले ही हर चीज के बारे में अच्छी तरह से बात कर ली है। केवल स्टारफायर हॉल, ईस्ट राइजिंग के नेता सेक्ट और हेवनली जॉय पैलेस मेरे बेटे भाई लिंग और उसके बेटे और आप दोनों के साथ कब्र में प्रवेश करेंगे। कृपया इस तरह की छोटी सी बात पर नाराज न हो और हमारे रिश्ते को सीधे नष्ट कर दें। युन फांगलू कुछ कहना चाहता था, लेकिन गुलूफान ने उसे रोक दिया। हालांकि वो अब भी गुस्से में थे, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते थे कि ये मामला बड़ा हो जाए। अधिक लोगों का मतलब है कि प्रतिस्पर्धा कड़ी होगी। उनका फॉर्मेशन गॉड टॉवर हमेशा ग्रीन फ्लेम सम्राट की कब्र ढूंढना चाहता था, क्योंकि ग्रीन फ्लेम सम्राट फॉर्मेशन गॉड्स में से एक हुआ करता था। ग्रीन फ्लेम सम्राट भी अपनी भूमि के आशीर्वाद से पैदा हुए बहुत कम लोगों में से एक थे। वह पराक्रमी था और गठन की दृष्टि से उसकी उपलब्धियों के कारण उसका नाम अन्य बड़े देशों में भी प्रसिद्ध था। जहां तक उनका सवाल है, ग्रीन फ्लेम सम्राट ने अपनी विरासत को अपनी कब्र में छोड़ दिया होगा। वे जो प्राप्त करना चाहते थे वह यह विरासत थी। इसके अलावा वे इस मकबरे से एक खजाना भी प्राप्त करना चाहते थे जो बहुत प्रसिद्ध हो और ग्रीन फ्लेम सम्राट की निशानी हो। ये खजाना आग का एक गोला था जिसे स्पिरिचुअल ग्रीन फ्लेम कहा जाता था। ये ज्वाला व्यक्ति के शरीर पर रत्ती भर भी प्रभाव नहीं डालती, बल्कि व्यक्ति की आत्मा पर प्रभाव डालती है। ये ज्वाला आत्माओं को जला भी सकती है और क्रोधित भी कर सकती है। आत्माओं को जलाने का अर्थ है उन्हें नष्ट करना, उन्हें पूरी तरह से मिटा देना। किसी व्यक्ति की आत्मा को जलाकर आध्यात्मिक हरी ज्वाला किसी व्यक्ति को एक पल में मार सकती है। और आत्मा को संयमित करके आध्यात्मिक हरी लौ आत्मा को मजबूत बनाती है। आत्मा जितनी मजबूत होगी, व्यक्ति की आत्मिक शक्ति उतनी ही अधिक शक्तिशाली होगी और व्यक्ति उतना ही अधिक शक्तिशाली गठन कर सकेगा। स्पिरिचुअल ग्रीन फ्लेम एक फॉर्मेशन मास्टर को अपना स्तर आसानी से बढ़ाने में मदद कर सकता है। 300x25017291368117 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इतना ही नहीं,
बल्कि यह लौ कीमियागर को गोलियां परिष्कृत करने और हथियार बनाने वाले विशेषज्ञ को हथियार बनाने में भी मदद कर सकती है। संक्षेप में, स्पिरिचुअल ग्रीन फ्लेम एक प्रसिद्ध खजाना है जिसका मिलना बहुत दुर्लभ है। उन्हें प्राप्त करने का अर्थ है एक सहायक का होना। यह एक अमूल्य खजाना था, और इस खजाने के लिए यहाँ तक कि इल्यूशनरी स्पिरिट गेट पर भी मॉर्निंग स्टॉर्स की भूमि में अन्य सभी शक्तिशाली सेनाओं की संयुक्त सेना द्वारा हमला किया जाएगा। इससे इस खजाने की कीमत का अंदाजा लगाया जा सकता है। जितने अधिक लोग ग्रीन फ्लेम सम्राट की कब्र में प्रवेश करेंगे, प्रतिस्पर्धा उतनी ही भयंकर होगी और आध्यात्मिक ग्रीन फ्लेम प्राप्त करने की संभावना उतनी ही कम होगी। गु लुफान और युन फांगलू ग्रीन फ्लेम सम्राट की कब्र को लेकर इतने उत्साहित थे। इसका एकमात्र कारण ये था कि वे ग्रीन फ्लेम सम्राट की विरासत के साथ साथ उसकी आध्यात्मिक ग्रीन फ्लेम की विरासत भी प्राप्त करना चाहते थे। हालांकि वे चाहे कितने भी गुस्से में हों, इस समय कुछ नहीं कर सकते थे। आखिरकार यहाँ एकत्र हुए लोग क्लाउडी स्काई क्षेत्र की 5 अधिपति सेनाओं से थे। जबकि हर कोई उत्साहित था, ये जियाओ तमतमा रहा था। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब जब गठन टूट गया है तो उसके ब्रह्मांड के अंदर यूनिवर्स एसेंस फ्लेम की प्रतिक्रिया बहुत तीव्र थी। और ये जियाओ को यकीन था कि यह भावना उस गेट से आ रही थी जिसे उसने उस समय देखा था। उसे ये बहुत अजीब लगा। एक द्वार ब्रह्मांड सार ज्वाला की प्रतिक्रिया का कारण कैसे बन सकता है? ये जानना होगा कि ब्रह्मांड सार ज्वाला को उसके ब्रह्मांड के साथ अराजकता के कमल द्वारा सील कर दिया गया है। जब तक ये जियो अराजक परिवर्तन के 3 चक्रों में कदम नहीं रखता, अराजकता का कमल सील नहीं तोड़ेगा। इसका मतलब ये भी था कि वह कम से कम अराजक परिवर्तन के पहले चक्र से सफलतापूर्वक गुजरने के बाद ही यूनिवर्स एसेंस फ्लेम का उपयोग कर सकता था। लेकिन अब ब्रह्मांड सार ज्वाला उसके ब्रह्मांड के भीतर से प्रतिक्रिया कर रही थी। इसका स्पष्ट अर्थ है कि ये द्वार एक बहुत ही मूल्यवान खजाना है जिसकी ब्रह्मांड सार ज्वाला को आवश्यकता है। ये द्वार ब्रह्मांड सार ज्वाला को विकसित होने में भी मदद कर सकता है। हालांकि कब्र में प्रवेश करने वाले लोग पहले ही तय हो चुके थे, लेकिन ये जियाओ को बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। वह कब्र में प्रवेश करने की बिल्कुल भी योजना नहीं बना रहा था, वह सिर्फ कब्र के द्वार की ओर जाएगा। सबके कब्र में प्रवेश करने के बाद वह वहां जा सकता था, यह इतना आसान था। परिवार के मुखिया, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, वहां 5 संरचनाएं खड़ी थीं और एक साथ जुड़ी हुई थीं, जिससे पूरे बगीचे को कवर करते हुए एक अत्यंत विशाल संरचना बन गई। गु लुफान ने ये मलॉन की ओर देखा और लिंग वेई लॉन्ग की ओर देखते हुए बोला। लिंग वेई लॉन्ग और ये मलॉन को अपना सिर हिलाते हुए देखकर गु लुफान ने जारी रखा। 3 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद हमने पहले ही 3 संरचनाओं को तोड़ दिया है और यह भी पता लगा लिया है कि अन्य 2 संरचनाओं को भी कैसे तोड़ा जाए। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हम चाहते थे अब से जो कुछ भी घटित होने वाला है, उसके हर किसी के गवाह बनने की प्रतीक्षा करना। जब गु लुफान की बात सुनी तो घटनास्थल पर मौजूद सभी लोग भ्रमित हो गए। शेष 2 संरचनाओं में ऐसा क्या खास है जिसके कारण गु लुफान को सभी के सामने आने का इंतजार करना पड़ा? क्या ऐसा हो सकता है कि बाकी 2 फॉर्मेशन टूटने के बाद कुछ होगा? सभी के सवालों को नज़रअंदाज करते हुए, जो उनकी आंखों में दिखाई दे रहे थे, गु लुफान ने कहना जारी रखा, परिवार के मुखिया, ये, जैसा कि आपने हमें पहले बताया था, शेष 2 संरचनाओं में से एक बहुत शक्तिशाली भ्रम संरचना है जो हर किसी को भ्रम में डालने में सक्षम है। जैसे ही उनकी दृष्टि बगीचे में प्रवेश करती है, उन्हें जीवित फूलों के रूप में कुछ और दिखाई देने लगता है। जिस क्षण गु लुफान ने ये कहा, सभी ने ठंडी हवा का झोंका लिया। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये फूल सचमुच जीवित फूल नहीं बल्कि कुछ और हैं। यह मुख्य रूप से ये परिवार और लिंग परिवार के लोगों के लिए सच था। वे बेहद हैरान थे और उन्हें लगा कि लिविंग फ्लावर्स के क्रोधी आत्माएं होने की बात ये जियाओ ने उन्हें बताई थी, जो सच हो सकती है। उन सभी ने ये जियाओ को आश्चर्य से देखा, जो गंभीरता से गु लुफान की बात सुन रहा था। उसके छोटे से शरीर पर गंभीर चेहरा उसे बहुत प्यारा लग रहा था। लोगों को उनके गाल पर चुटकी काटने से खुद को रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। गु लुफान ने फिर से बोलना शुरू किया, जहां तक आखिरी बची हुई संरचना का सवाल है, इस संरचना को तोड़ने से हमारे लिए एक रास्ता खुलेगा जो हमें कहीं ले जाएगा, और मेरा अनुमान है कि वह स्थान जहां वह रास्ता ले जाएगा संभवतः ग्रीन फ्लेम का मकबरा होगा। सम्राट। अध्याय 12 एबिस एनर्जी और 9 एबिस।
हर किसी ने गू लुफान के हर शब्द को ध्यान से सुना, क्योंकि वे जानते थे कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। ईस्ट राइजिंग संप्रदाय के नेता जिन लियांगहू ने आगे बढ़कर पूछा, राष्ट्रपति गू, चूंकि आपने कहा था कि अंतिम संरचना को तोड़ने से हमारे सामने कब्र का रास्ता खुल जाएगा, तो आप जल्दी क्यों नहीं करते और तोड़ देते हैं गठन? गू लुफान ने अपना सिर हिलाते हुए समझाया, संप्रदाय नेता जिन, आप बहुत अधीर हैं। क्या आप वाकई चाहते हैं कि मैं अब इस गठन को तोड़ दूं? ऐसा लग रहा था कि जिन लियांगहू ने गू लुफान के शब्दों से एक बिंदु पकड़ लिया है, लेकिन वह बिंदु इतना धुंधला था कि उसे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, चूंकि केवल 2 संरचनाएं बची हैं और आप जानते हैं कि उन्हें कैसे तोड़ना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उन्हें अभी तोड़ते हैं या इसमें देरी करते हैं। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। युन फांगलू ने इस क्षण में हस्तक्षेप किया और बोला, हम पहले ही 3 संरचनाओं को तोड़ चुके हैं और आप आकाश को धीरे धीरे घेरते हुए अजीबता को देख सकते हैं। यदि हम शेष 2 संरचनाओं को भी तोड़ देते हैं, तो हमें कोई अंदाजा नहीं है कि क्या होगा। इसलिए हर किसी के लिए बेहतर है कि वह बगीचे के किनारे पर खड़ा रहे और किसी भी तरह के खतरे का सामना करने के लिए तैयार रहे। इस बार आखिरकार हर कोई समझ गया कि क्यों 2 बूढ़ों ने अभी तक बची हुई संरचनाओं को नहीं तोड़ा और इसके बजाय सभी के आने का इंतजार किया। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं है कि वह सभी को गठन के बारे में बताना चाहते थे, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वे अपने सुरक्षा उपायों की गणना कर रहे थे। अगर यहाँ सचमुच कुछ खतरे छिपे हैं तो संरचनाएं टूटने के बाद दोनों बूढ़ों को अकेले ही उन खतरों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब जब सभी ताकतवर लोग एक जगह इकट्ठा हो गए हैं तो उन्हें किसी भी तरह के खतरे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ सभी लोग एक ही नाव पर थे और उन्हें 2 बूढ़ों की मदद की जरूरत थी, इसलिए वे उसकी मदद जरूर करेंगे। कहना होगा कि वे दोनों बूढ़े सचमुच बहुत चतुर थे। दरअसल यहाँ मौजूद कोई भी व्यक्ति मूर्ख नहीं था। जब युन फंगलू ने बात की तो सभी को तुरंत 2 बूढ़े लोगों की मंशा समझ में आ गई। संप्रदाय नेता जिन ने भी अब कुछ नहीं कहा। बगीचे की सीमा पर पीछे हटने से पहले उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और अपने पीछे मौजूद लोगों की ओर इशारा किया। यही वह क्षण था जब गू लुफान ने भ्रम निर्माण को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू की। जैसा कि गू लुफान ने पहले कहा था, वह पहले से ही जानता था कि संरचना को कैसे तोड़ना है। गू लुफान और युन फांगलू ने 15 मिनट से भी कम समय में भ्रम की स्थिति को सफलतापूर्वक तोड़ने के लिए एक साथ काम किया। जिस क्षण भ्रम की स्थिति टूटी, ये परिवार के ऊपर का आकाश अचानक काले बादलों से ढक गया और फिर बादल का रंग पूरी तरह से लाल हो गया। इन लाल बादलों से होकर गुजरने वाली रोशनी ने पूरे ये परिवार को लाल रंग में रंग दिया। और आश्चर्य की बात यह है कि यह स्थिति केवल ये परिवार की थी। ये परिवार के अलावा बाहरी भूमि का 1 इंच भी हिस्सा लाल बत्ती से चमका नहीं था या किसी भी प्रकार की घटना से प्रभावित नहीं था। उसी समय बगीचे में तथाकथित जीवित फूल गायब हो गए और उनकी जगह एक भयानक दृश्य आया, जिसके कारण सभी लोग ठंडी हवा में सो गए। हर कोई देख सकता था कि खूबसूरत जीवित फूलों की जगह अनगिनत क्रोधित आत्माएं आ गई थीं जो अपने शरीर से काली ऊर्जा निकाल रही थीं। उनके आसपास की बुराई और अंधेरे ने लिंग वेई लॉन्ग, जिन लियांगहू और अन्य जैसे शक्तिशाली लोगों को भी कांपने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि उनकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। इसका मुख्य कारण ये है कि उन्हें पता चला कि यदि ये सभी आत्माएं एक साथ उन पर हमला करती हैं, तो वे भी उनके शरीर में जमा आक्रोश से प्रभावित होंगे। उस समय उनकी आत्माओं पर हमला हो सकता है और उनका पूरा स्वभाव बदल सकता है। यदि वास्तव में ऐसा हुआ, तो कोई गारंटी नहीं दे सकता कि वे दुष्ट प्राणियों में बदल जाएंगे या नहीं। ये सब इसलिए है क्योंकि हर कोई इन क्रोधी आत्माओं से निकलने वाली काली ऊर्जा से अच्छी तरह परिचित था। ये डार्क एनर्जी वास्तव में एबिस एनर्जी थी। एबिसल एनर्जी की बात करें तो कई लोग एबिसल एनर्जी को शैतानी ऊर्जा समझ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यह आसुरी शक्ति से बिल्कुल भिन्न है। रसातल ऊर्जा बहुत अनोखी लेकिन डार्क एनर्जी है। हालांकि इस ऊर्जा में अंधेरे गुण हैं, फिर भी यह बुरी और राक्षसी ऊर्जा से पूरी तरह से अलग है। यह ऊर्जा दुष्ट है, लेकिन अधिक शक्तिशाली है, राक्षसी है, लेकिन अधिक शैतानी है, और साथ ही यह ऊर्जा रसातल का संकेत भी है। रसातल में रहने वाले जीव हैं, और रसातल ऊर्जा 9 रसातल के लिए अद्वितीय है। 9 एबिस एक जगह का नाम है, और साथ ही यह नहीं भी है।
नाइन एबिस अनंत अराजकता वाली भूमि की तरह है, लेकिन अराजकता की सबसे बड़ी भूमि से 9 गुना बड़ी है। ये भी कहा जा सकता है कि नाइन एबिस की अपनी एक दुनिया है जो किसी भी अराजक भूमि से बिल्कुल अलग है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हालांकि नाइन एबिस कैओस में मौजूद है, लेकिन ये कैओस एनर्जी से पूरी तरह से रहित है। ये कहा जा सकता है कि नाइन एबिस की यह विशेषता उन स्रोत ब्रह्मांडों के समान है जो अराजकता में मौजूद हैं, लेकिन उनके अंदर अराजकता ऊर्जा का एक निशान भी नहीं है। नाइन एबिस के नाम में 9 है क्योंकि यह स्थान ऊपर से नीचे तक 9 परतों में विभाजित है। परत जितनी निचली होगी, उन पर उतने ही अधिक शक्तिशाली जीव मौजूद होंगे। लिंग वेई लॉन्ग और बाकी सभी लोग हैरान थे क्योंकि एक बार एबिस एनर्जी से प्रभावित होने के बाद कैओस एनर्जी उनसे छुटकारा नहीं पा सकी थी। लोग रसातल में बदलने या भयानक मौत मरने से पहले और भी कमजोर होते जाएंगे। और अब उनके सामने अनगिनत क्रोधित आत्माएं इस अथाह ऊर्जा से प्रभावित थीं। वे कैसे चौंके नहीं होंगे? राष्ट्रपति गु और उपराष्ट्रपति युन होश में आते ही जल्दी से पीछे हट गए। उन क्रोधित आत्माओं के करीब जाने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जब भी लोग लिविंग फ्लावर्स के करीब पहुंचते थे तो उनकी मृत्यु पहले क्यों हो जाती थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सभी एबिस एनर्जी से प्रभावित थे। ये मलौंग ने हवा की गहरी सांस ली और बहुत हैरान हो गया। ये परिवार वास्तव में इतने वर्षों से एबिस एनर्जी से प्रभावित अनगिनत क्रोधित आत्माओं के साथ रह रहा था। यदि गठन ने उन्हें अवरुद्ध और प्रच्छन्न नहीं किया होता तो पूरा ये परिवार बहुत पहले ही रहस्यमय तरीके से नष्ट हो गया होता, और यह सब एबिस एनर्जी के कारण है। ये बहुत डरावना था। यदि ये जियाओ नहीं होता तो कौन जानता है कि ये परिवार को बगीचे के अंदर की वास्तविक स्थिति को समझने में कितना समय लगता। ये सोचते समय ये मलौन की नज़र बहुत गर्म हो गई जब उसने ये जियो की ओर देखा जो एबिस एनर्जी में शामिल क्रोधित आत्माओं को करीब से देख रहा था। जियाओ लोग, तुम क्या देख रहे हो? इस डर से कि ये जियो एबिस एनर्जी से प्रभावित हो सकता है, ये मलौन जल्दी से ये जियो के पास आया और चिंतित स्वर में पूछा। आखिरकार ये जियाओ पहले भी जीवित फूलों के करीब आ चुका था, और यहाँ तक कि उसकी आंखों से खून भी बहने लगा था। क्या ऐसा हो सकता है कि ये जियो पहले से ही एबिस एनर्जी से प्रभावित था? ये सोचते ही ये मलौन की चिंता बढ़ गई। दरअसल लिंग वेई लॉन्ग और लिंग परिवार के अन्य लोग भी यही सोच रहे थे। ये लिहुआ अपने बेटे के लिए बेहद चिंतित थी। उसने ये जियो को कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया और कांपने लगी। उसे डर था कि उसके अनमोल बेटे के साथ कुछ बुरा हो सकता है। लिंग वेई लॉन्ग, लिंग चेंग और ये मोलिंग भी ये जियाओ के करीब आ गए और उसे घेर लिया और चिंता से उसकी ओर देखने लगे। लिंग वेई लॉन्ग ने जल्दी से ये जियाओ के शरीर की जांच की कि क्या वह एबिस एनर्जी से प्रभावित है या नहीं। अपने शरीर की सावधानीपूर्वक जांच करने और यह पुष्टि करने के बाद ही कि ये जियाओ पूरी तरह से ठीक है, उसने राहत की गहरी सांस ली और दूसरों की ओर सिर हिलाया, जिससे संकेत मिला कि ये जियाओ ठीक है। जब ये जियाओ ने सब कुछ देखा तो उसका दिल गर्म हो गया। ये परिवार था, उसका परिवार। परिवार के बारे में सोचते हुए ये जियाओ स्वर्ग में अपने परिवार के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सका। वह मदद नहीं कर सका लेकिन वहां जाना चाहता था और अपने परिवार से मिलना चाहता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका परिवार अभी भी वहां था या नहीं। वास्तव में वह निश्चित रूप से नहीं कह सकता था कि स्वर्ग वहां था या नष्ट हो गया था। बताने की जरूरत नहीं है, कैओस और सोर्स यूनिवर्स के बीच समय का अंतर बहुत अलग है। अराजकता में एक वर्ष एक स्रोत ब्रह्मांड के अंदर 1000 या 10,000 वर्षों के बराबर हो सकता है। अपने पुनर्जन्म के बाद ये जियाओ पूरे 8 वर्षों तक अराजकता में रह रहा है। जब वह स्वर्ग से बाहर आया और मर गया तो अराजकता के कमल ने अराजकता में यात्रा करने से पहले उसकी आत्मा को बचाया। ये जियो के पुनर्जन्म के लिए एक उपयुक्त स्थान की तलाश की। अराजकता में अपने जीवन के 8 वर्षों के अलावा ये जियाओ को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि सुबह के सितारों की भूमि पर पहुंचने से पहले अराजकता का कमल कितने समय तक अराजकता में भटक रहा था। अब तक स्वर्ग में रहने वाले लोगों को लाखों और यहाँ तक कि अरबों साल या उससे भी अधिक समय बीत चुका होगा। इस प्रकार ये जियाओ को कोई अंदाजा नहीं है कि उसका परिवार अभी भी जीवित था और वहां ठीक था या नहीं। क्या उनकी पत्नियां और बच्चे अब भी उनका इंतजार कर रहे हैं? हालांकि ये जियाओ को कोई पता नहीं है,
लेकिन वह एक बार फिर से स्वर्ग को खोजने और उसके अंदर जाने के लिए दृढ़ था। वह कम से कम अपने परिवार को ढूंढने की पूरी कोशिश करना चाहता था। 300/2,501,729,136,817 300/2,501,729,136,817 अध्याय 13 सोलबाउंड हथियार। प्रेसिडेंट गु, हम इन नाराज आत्माओं के बारे में क्या कर सकते हैं? सभी के शांत हो जाने के बाद लिंग वेई लॉन्ग ने पूछा। इन क्रोधी आत्माओं का असली चेहरा सबके सामने आ जाने के बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बगीचे में लापरवाही से कदम रखे। वे अपनी जगह पर बाग की सीमा पर खड़े रहे। यहाँ तक कि राष्ट्रपति गु और उपराष्ट्रपति यूं भी बगीचे के किनारे पर चले गए। राष्ट्रपति गु ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हर किसी को पहले से ही पता होना चाहिए कि ये क्रोधी आत्माएं एबिस एनर्जी से प्रभावित हैं। एबिस एनर्जी अब इन नाराज आत्माओं का हिस्सा है। हम इसके बारे में केवल हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई किंवदंतियों के कारण जानते हैं, प्राचीन खंडहरों से प्राप्त प्राचीन अभिलेख, लेकिन वे प्राचीन अभिलेख भी केवल रसातल ऊर्जा की शक्ति और आतंक के बारे में बताते हैं। वे हमें यह नहीं बताते कि रसातल ऊर्जा से कैसे छुटकारा पाया जाए या रसातल ऊर्जा से संबंधित किसी समस्या का समाधान कैसे किया जाए। यदि आप पूछना चाहते हैं कि क्या मेरे पास इन क्रोधी आत्माओं से छुटकारा पाने का कोई रास्ता है, तो मुझे लीडर लिंग को निराश करना होगा। हालांकि हम ऐसी संरचनाएं बना सकते हैं जो इन क्रोधी आत्माओं को आसानी से दबा सकती हैं, लेकिन हम एबिस एनर्जी के बारे में इसकी गारंटी नहीं दे सकते उनके शरीर से बाहर आ रहा है। गु लुफान कुछ सेकंड के लिए रुका, सभी की उदास अभिव्यक्ति को देखा और फिर बोला, और मुझे आपको सभी सबसे महत्वपूर्ण भाग बताने हैं। अंतिम गठन न केवल उस रास्ते को छिपा रहा है जो हमें ले जा सकता है ग्रीन फ्लेम सम्राट की कब्र, लेकिन यह एबिस एनर्जी को भी दबा रही है। अगर इन नाराज आत्माओं की देखभाल करने और एबिस एनर्जी से निपटने के तरीकों के बारे में सोचने से पहले इस गठन को तोड़ना है, तो मुझे न केवल ये से डर लगता है परिवार, बल्कि पूरे ग्रीन फ्लेम सिटी को बहुत बड़ा नुकसान होगा या यह नष्ट भी हो सकता है। एक रसातल भूमि में तब्दील हो जाएगा। यहाँ का हर जीवन रसातल में बदल जाएगा। इसलिए हमें अपने अगले कदम को लेकर बेहद सावधान रहना होगा। गु लुफान की बातें सुनकर सभी की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। वे सभी इस स्थिति की गंभीरता को समझते थे। वे क्रोधित आत्माओं को जटिल भावों से देखने के अलावा कुछ नहीं कर सके, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उनसे कैसे छुटकारा पाया जाए। वे निश्चित रूप से इन आत्माओं को छूने या उन्हें परिष्कृत करने का प्रयास करने का साहस नहीं करेंगे। आखिरकार ये आत्माएं एबिस एनर्जी से गहराई से प्रभावित होती हैं। यदि वे गलती से एबिस एनर्जी के संपर्क में आ जाते हैं तो उनकी जान जा सकती है। पिताजी, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि एबिस एनर्जी यहाँ है? क्या यह वह स्थान नहीं है जहाँ ग्रीन फ्लेम सम्राट का मकबरा छिपा हुआ है? ये सवाल ये जियाओ के मन में उसी क्षण से था जब उसे पता चला कि जीवित फूल नहीं बल्कि क्रोधी आत्माएं हैं। सबसे पहले वह सिर्फ ये पूछना चाहता था कि यहाँ इतनी सारी क्रोधित आत्माएं क्यों हैं, लेकिन एबिस एनर्जी के बारे में सुनने और जानने के बाद उसने अपने प्रश्न में क्रोधित आत्माओं को एबिस एनर्जी में बदल दिया। जब ये जियाओ ने लिंग चेंग से यह सवाल पूछा तो सभी ने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमा लिया। इसका मुख्य कारण ये है कि ये जियाओ ने जो पूछा वह एक महत्वपूर्ण प्रश्न था। एबिस एनर्जी यहाँ क्यों प्रकट हुई? क्या यहाँ ग्रीन फ्लेम सम्राट की कब्र नहीं होनी चाहिए थी? क्या ऐसा हो सकता है कि ग्रीन फ्लेम एम्परर किसी तरह एबिस एनर्जी की उपस्थिति से संबंधित हो? आक्रोश का वह प्रवाह भी था। राष्ट्रपति गु ने पहले स्पष्ट रूप से कहा था कि गठन इन नाराज आत्माओं से नाराजगी निकाल रहा था और उन्हें किसी कारण से भूमिगत स्थानांतरित कर रहा था। भूमिगत क्या है? इन क्रोधित आत्माओं का आक्रोश वहां क्यों स्थानांतरित हो रहा है? जमीन के अंदर कौन सा रहस्य छिपा है? ये जियाओ का सवाल सुनकर हर किसी के मन में ऐसे कई सवाल आए और हर सवाल एक दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ था। बस एक उत्तर से सभी के प्रश्न हल हो सकते हैं। दुर्भाग्यवश कोई उत्तर नहीं मिला। दूसरी ओर ये जियो ने भौहें चढ़ा दी। क्या ऐसा हो सकता है कि चौथे गठन को राष्ट्रपति गु और उपराष्ट्रपति युन द्वारा तब तक नहीं तोड़ा जाएगा जब तक कि इन नाराज आत्माओं का ध्यान नहीं रखा जाता? यदि ऐसा है
तो वह गेट पर कैसे जा सकता है और देख सकता है कि इसमें क्या खास है जो उसकी ब्रह्मांडसार ज्वाला को इतना आकर्षित कर रहा है? नहीं, वह हर किसी को ऐसे ही पीछे हटने नहीं दे सकता था। 300x25017291368117 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये सोचते हुए ये जियाओ की आकृति चमक उठी और वह बगीचे के बीच में फिर से प्रकट होने से पहले गायब हो गया। जियाओ लोंग, तुम क्या कर रहे हो? वापस आओ। अरे, खतरा है। जिया लोंग, वापस आओ। ये मलोंग, ये लिहुआ, लिंग चेंग और लिंग वेई लोंग ये जियो पर चिल्लाए और उसे वापस आने के लिए कहा। उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ कि ये जियाओ अचानक बगीचे के बीच में चला गया। वे ये जियाओ की टेलीपोर्ट करने की क्षमता से अच्छी तरह परिचित थे। लेकिन घटनास्थल पर मौजूद हर व्यक्ति के लिए ये सच नहीं था। वे सभी ये जियाओ की साधना को देख सकते थे और यह कोई रहस्य नहीं था कि ये जियो एक राक्षसी प्रतिभा थी और एक प्रतिभाशाली होने के अलावा उसे सुबह के सितारों का आशीर्वाद भी प्राप्त था। इसलिए उनके लिए 8 साल के बच्चे को 8वें क्षेत्र की नींव निर्माण का साधना आधार देखना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। लेकिन जिस तरह से ये जियाओ ने कदम उठाया उसने उन सभी को चौंका दिया। उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये जियाओ टेलीपोर्ट कर सकता है और यह पहली बार था जब उन्होंने ये जियो को ऐसा करते देखा था। लेकिन फिर उनका झटका विस्मय और भय में बदल गया जब उन्होंने ये जियाओ को अपना बायां हाथ बढ़ाते हुए देखा। अगले ही पल एक ब्लेड की छाप हरी रोशनी से चमक उठी क्योंकि ऊर्जा के टुकड़े उसकी हथेली से निकलने लगे और एक साथ इकट्ठा होकर एक लंबे ब्लेड का निर्माण करने लगे। इस ब्लेड का मोटा हिस्सा पूरी तरह से हरे रंग का था जबकि इसके नुकीले हिस्से का रंग बैंगनी था। वहीं इसकी मूठ पूरी तरह से काली थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ब्लेड से एक भयानक ताकत महसूस की जा सकती थी, जैसे कि यह हथियारों का शासक हो। यह इन्फिनिटी एज ब्लेड था जो लंबे समय तक ये जियो के साथ था जब वह अभी भी स्वर्ग स्रोत ब्रह्मांड के अंदर था। ये जियाओ के पास एक और हथियार भी था जिसे वर्ल्ड शैटरिंग स्पीयर कहा जाता था। ये जियाओ के स्वर्ग से बाहर आने के बाद इन्फिनिटी एज ब्लेड और वर्ल्ड शैटरिंग स्पीयर को लोड्स ऑफ कैओस द्वारा उसके अपने ब्रह्मांड में पुनः प्राप्त कर लिया गया और लोड्स ऑफ कैओस के तड़के के तहत ये दोनों हथियार एम्पायरियन स्तर को पार करते हुए अत्यधिक उच्च स्तर तक विकसित हुए। हथियारों के ग्रेड की बात करें तो सोर्स यूनिवर्स के लोगों के लिए एम्पायरियन ग्रेड वेपन पहले से ही वहां पाए जाने वाले हथियारों में सबसे ऊपर है। इनका मिलना बहुत दुर्लभ है। लेकिन अराजकता में एम्पायरियन ग्रेड हथियार केवल शुरुआती स्तर के हथियार हैं और हर जगह पाए जा सकते हैं। अराजकता में 4 प्रकार के ज्ञात हथियार हैं। निम्न से उच्च तक वे एम्पायरियन ग्रेड हथियार, सोलबाउंड हथियार, स्वर्गीय आत्मा हथियार और दिव्य आत्मा हथियार हैं। और इन चारों प्रकार के हथियारों को आगे 3 ग्रेड में बांटा गया है। वे निम्न, मध्य और उच्च हैं। और वर्तमान इन्फिनिटी एज ब्लेड के साथ साथ वर्ल्ड शैटरिंग स्पीयर दोनों के सोलबाउंड हथियार होने की बहुत संभावना है। ये है, जब ये जियो ने इन्फिनिटी एज ब्लेड निकाला तो इसने सभी को चौंका दिया। उपस्थित सभी लोग ये जियाओ के हाथ में ब्लेड से निकलने वाली भयावह आभा को महसूस कर सकते थे। यह निश्चित रूप से एक सोलबाउंड हथियार है और यह एक उच्च श्रेणी का हथियार है। हाँ, यह निश्चित रूप से एक हाई ग्रेड सोलबाउंड हथियार है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इल्यूशनरी स्पिरिट गेट अपने जूनियर को हाई ग्रेड सोलबाउंड हथियार देगा। हालांकि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हर कोई जानता है कि यंग मास्टर शियाओ लोंग किस प्रकार की अद्भुत प्रतिभा वाला व्यक्ति है। यदि वह नहीं है तो हाई ग्रेड सोलबाउंड हथियार रखने के लिए कौन योग्य है? लेकिन वह ब्लेड बहुत अलग क्यों दिखता है, जबकि हम स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि यह एक हाई ग्रेड सोलबाउंड हथियार है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब यंग मास्टर शियाओ लोंग अपने सोलबाउंड हथियार को बुला रहे थे तभी उनके हाथ पर प्रकाश के साथ हथियार की छाप दिखाई दी। इससे पहले तो छाप ही नहीं थी। सभी आश्चर्य से बातचीत करने लगे। इसका मुख्य कारण ये है कि मोरिंग स्टॉस की भूमि में हाई ग्रेड सोलबाउंड हथियार बहुत दुर्लभ हैं। केवल शक्तिशाली सेनाओं के बुजुर्गों या नेताओं के पास ही इस प्रकार का हथियार हो सकता है। जहां तक इल्यूजनरी स्पिरिट गेट और ये फैमिली जैसी अधिपति ताकतों का सवाल है, उनके पास उच्चतम श्रेणी का हथियार लो ग्रेड हेवनली सोल वेपन है
और इस प्रकार का हथियार उनका संरक्षक हथियार है जो उनकी संबंधित सेनाओं में सबसे मजबूत लोगों के पास होता है। इस प्रकार जब ये जियाओ ने एक हाई ग्रेड सोलबाउंड हथियार निकाला तो इसने सभी को चौंका दिया। एकमात्र व्यक्ति जो चौंका नहीं था वो लिंग वेई लॉन्ग था। जैसे ही ये जियो ने इन्फिनिटी एज ब्लेड निकाला, लिंग वेई लॉन्ग का शरीर कांप उठा। ऐसा लग रहा था जैसे वह फिर से उस अंधेरी जगह में दिखाई दिया हो जहां विशाल ने ये जियाओ को 2 हथियार दिए थे। वो उस दैत्य के विचार मात्र से भय से कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सका। हालांकि वह उस दैत्य का चेहरा देखने में असमर्थ था, लेकिन ये स्पष्ट था कि वह दैत्य सबसे मजबूत अस्तित्व था जिसे लिंग वेई लॉन्ग ने अपने पूरे जीवन में कभी देखा था। अध्याय 14 आत्मा का विनाश। पिताजी, आपने जियालों को हाई ग्रेड सोलबाउंड वेपन कब दिया? मुझे क्यों नहीं पता चला? हर किसी की तरह लिंग चेंग, ये लिहुआ और ये मोलिंग हैरान थे। लिंग चेंग ने तुरंत लिंग वेई लॉन्ग से पूछा, यहाँ तक कि ये लिहुआ और ये मोलिंग भी उसके उत्तर की प्रतीक्षा में उसकी ओर देखने लगे। लिंग वेई लॉन्ग ने अपना सिर हिलाया और फूट फूट कर हंसे। वह किसी को यह नहीं बता सका कि उसने ये जियाओ के जन्म के समय क्या देखा था, और साथ ही सभी को ये बताना कि उसने ये जियाओ को सोलबाउंड हथियार दिया था भी झूठ होगा। फिर भी उसे उन्हें कुछ न कुछ उत्तर तो देना ही होगा। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसने ये जियो को इन्फिनिटी एज ब्लेड उठाते हुए देखा और अगले ही पल सभी ने एक चौंकाने वाला दृश्य देखा। ये जियाओ की हरकत ने सभी का ध्यान आकर्षित किया और लिंग वेई लॉन्ग को जवाब देने से बचा लिया गया। जब उन्होंने क्रोधित आत्माओं से रसातल ऊर्जा को उठते हुए और इन्फिनिटी एज ब्लेड की ओर भागते हुए देखा तो हर किसी की आंखें अत्यधिक सदमे से फैल गईं। उन्होंने इन्फिनिटी एज ब्लेड को तेज रोशनी से चमकते हुए देखा क्योंकि उसने एबिस एनर्जी को निगलना शुरू कर दिया था। ये जानना होगा कि एबिस एनर्जी एक बहुत ही अनोखी ऊर्जा है जो इससे प्रभावित किसी की भी जान ले सकती है। हालांकि इस एबिस एनर्जी का इलाज मौजूद है, लेकिन शायद अराजकता में बड़ी भूमि पर स्थित केवल वे ताकतें ही जानती हैं कि एबिस एनर्जी से संबंधित समस्या को कैसे हल किया जाए। लेकिन अब हर किसी ने वास्तव में एक सोलबाउंड वेपन को एबिस एनर्जी को निगलते हुए देखा जैसे कि वह किसी स्वादिष्ट चीज को निगल रहा हो। दरअसल इन्फिनिटी एज ब्लेड बेहद अनोखा है। ये हथियार न केवल नौपैतृक ड्रैगन के एक विशिष्ट शरीर के हिस्से से, बल्कि स्वर्ग के स्रोत से भी बनाया गया था। जब इसे अभी बनाया गया था तो ये पहले से ही एक एम्पायरियन ग्रेड हथियार था, और अराजकता के कमल के कारण यह एम्पायरियन ग्रेड ट्रेजर से सोलबाउंड ट्रेजर में विकसित हुआ। ये जियो को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि इन्फिनिटी एज ब्लेड के विकास के बाद उसमें क्या बदलाव आए। पहले जब हर कोई पीछे हटने के बारे में सोच रहा था और वह सोच रहा था कि समस्या को कैसे हल किया जाए, इन्फिनिटी एज ब्लेड ने अचानक प्रतिक्रिया व्यक्त की और ये जियो को भावुक कर दिया। ये जियाओ को ऐसा लगा मानो इन्फिनिटी एज ब्लेड उसे बता रहा हो कि यह समस्या का समाधान कर सकता है, उसे बस बगीचे के केंद्र तक पहुंचना है। अब जब ये जियो बगीचे के केंद्र में खड़ा था, इन्फिनिटी एज ब्लेड ने आकर्षण बल लगाया और ये जियो के आसपास की नाराज आत्माओं से एबिस एनर्जी निकालना शुरू कर दिया। इसने एबिस एनर्जी के प्रति एक बड़ा आकर्षण दिखाया, जैसे कि एबिस एनर्जी न केवल उसका भोजन हो, बल्कि एक और विकास प्राप्त करने का एक तरीका भी हो। बात सिर्फ इतनी है कि एबिस एनर्जी की आवश्यक मात्रा बहुत बड़ी थी। भक्षण की गति बहुत तेज थी और 2 मिनट से भी कम समय में प्रत्येक क्रोधित आत्मा को रसातल ऊर्जा से मुक्त कर दिया गया। इन आत्माओं के भीतर गहराई से प्रवेश करने वाली रसातल ऊर्जा का हर टुकड़ा निकाला गया। अब ये सभी क्रोधित आत्माएं शुद्ध आत्माएं थीं, किसी भी विदेशी ऊर्जा से प्रभावित नहीं थीं। ये जियो इन्फिनिटी एज ब्लेड की संतुष्टि महसूस कर सकता था। इतनी सारी एबिस एनर्जी का उपभोग करने के बाद ये रोमांचित होने लगता है। ये जियो ने कामना की और इन्फिनिटी एज ब्लेड उसके शरीर में गायब होने से पहले प्रकाश के टुकड़ों में बदल गया, एक ब्लेड के आकार की छाप में बदल गया जो जल्द ही गायब हो गया। किसी की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना ये जियाओ ने अपनी दिव्य भावना फैलाई, हर एक नाराज आत्मा पर ताला लगा दिया और फिर मुस्कुराने से पहले अपने परिवार की ओर देखा। उनके परिवार को समझ नहीं आ रहा था कि ये जियाओ उन्हें देखकर क्यों मुस्कुरा रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने ये जियो को बोलते हुए सुना, आत्मा विनाश।
और सभी क्रोधित आत्माएं भूमिगत किसी चीज को पोषित करने के लिए आक्रोश को जन्म देने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थीं, जो हर जगह बिखरने और गायब होने से पहले अचानक तारों वाली नीली रोशनी के अनगिनत टुकड़ों में बिखर गईं। ये वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए, ये कैसे हो सकता है? यंग मास्टर शियाओलोंग ने ये कैसे किया? उसने एक ही बार में इतनी सारी क्रोधी आत्माओं को कैसे मिटा दिया? आप क्रोधित आत्माओं के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्या आप सभी ने ध्यान नहीं दिया कि यंग मास्टर शियाओलोंग ने पहले क्या किया था? उन्होंने एक हाई ग्रेड सोलबाउंड हथियार निकाला और उस हथियार की मदद से उन क्रोधित आत्माओं से एबिस एनर्जी का हर हिस्सा निकाला। हालांकि वह हथियार केवल उच्च ग्रेड सोलबाउंड हथियार है, इसका मूल्य स्वर्गीय सोल हथियार से भी अधिक होना चाहिए। हाँ, आप सही हैं। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि युवा मास्टर शियाओलोंग को मोरिंग स्टॉर्स का आशीर्वाद प्राप्त है। उनका जन्म महानता हासिल करने के लिए हुआ है। वह सिर्फ 8 साल के हैं और उन्होंने कुछ ऐसा किया जो हम बूढ़े भी नहीं कर सके। ये कहना होगा कि इल्यूशनरी स्पिरिट गेट वास्तव में उदार है। उन्होंने वास्तव में एक बच्चे को इतना कीमती खजाना दिया है। क्या वे अकेले होने पर यंग मास्टर शियाओलोंग को दुनिया द्वारा निशाना बनाए जाने से डरते नहीं हैं? कौन जानता है कि इल्यूजनरी स्पिरिट गेट क्या सोच रहा है, लेकिन मैं एक बात के बारे में निश्चित हूँ। यदि युवा मास्टर शियाओलोंग जीवित और परिपक्व रहे तो कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये कहा जा सकता है कि वह हमारी भूमि के हर क्षेत्र को एकजुट भी कर सकते हैं सुबह के सितारों का। हाँ, आप सही हैं। उसे देखो, उसने पहले से ही एक शासक की छाया दिखाई है। यदि वह वास्तव में परिपक्व हो सकता है और कोई दुर्घटना नहीं होती है तो न केवल हमारी भूमि बल्कि अन्य भूमि भी उसका नाम जान जाएगी। ऐसे ही बगीचे की सीमा पर जमा लोगों के बीच ये जियाओ के बारे में खूब चर्चा शुरू हो गई। वे सभी ये जियाओ के कौशल के प्रदर्शन से बहुत हैरान थे। इतनी कम उम्र में ये जियाओ की ताकत ने उन्हें विस्मय और हैरानी से देखने पर मजबूर कर दिया। हर कोई चकित था और जानता था कि ये जियाओ उससे कहीं अधिक हो सकता है जो उन्होंने पहले सुना और देखा है। जैसा कि सुबह के सितारों की भूमि से आशीर्वाद प्राप्त किसी व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है, वह वास्तव में उन चीजों को करने में सक्षम था जिन्हें करने के बारे में दूसरों के लिए सोचना भी असंभव है। बिल्कुल मौजूदा स्थिति की तरह, एबिस एनर्जी के प्रकट होने के कारण हर कोई पीछे हटने की सोच रहा था। किसी ने भी एबिस एनर्जी से लड़ने या उससे निपटने की कोशिश करने के बारे में नहीं सोचा। लेकिन इस समय ये जियो ने आगे कदम बढ़ाया और न केवल एबिस एनर्जी से बहुत आसानी से छुटकारा पा लिया, बल्कि केवल 2 शब्दों से सभी नाराज आत्माओं को भी नष्ट कर दिया। हाँ, ये जियो के एबिस एनर्जी से छुटकारा पाने की तुलना में वे इसी बात से अधिक हैरान थे। वे ये सोच ही नहीं पाए कि ये जियाओ ने ऐसा कैसे किया। कैसे ये जियाओ ने केवल 2 शब्दों से सभी क्रोधित आत्माओं को एक साथ नष्ट कर दिया। ये बहुत अद्भुत था। जब सभी को होश आया तो उन्होंने अचानक आसमान में एक और घटना देखी। ये परिवार के ऊपर लाल बादल लाल बिजली के साथ टिमटिमाने लगे और आकाश में गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट इतनी जोर से गूंजने लगी कि इसने सभी को अपने कान बंद करने के लिए मजबूर कर दिया। आकाश में लाल बिजली और घनी होने लगी और फिर एक समय ऐसा आया जब ये परिवार के ऊपर का पूरा आकाश लाल गड़गड़ाहट से गड़गड़ाने लगा। सब कुछ एकदम लाल हो गया। एक असीम आभा अचानक सभी पर छा गई, जिससे उन्हें अपने ऊपरी शरीर को झुकाने के लिए मजबूर होना पड़ा और उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो उनकी पीठ पर पहाड़ खड़ा हो। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये किस प्रकार की घटना है? मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि जब तक आखिरी गठन टूटा हुआ है, ये घटना निश्चित रूप से मजबूत हो जाएगी। वास्तव में गठन और आकाश में होने वाली घटना के बीच क्या संबंध है? ऐसा क्यों है कि हर बार जब कोई गठन टूटता है तो घटना मजबूत हो जाती है? मुझे लगता है कि सब कुछ ग्रीन फ्लेम सम्राट के मकबरे से संबंधित है। जब तक कब्र का पता चलता है और हम कब्र का पता लगाते हैं, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। लिंग वेई लॉन्ग ये जियाओ के पास गए और वह सवाल पूछा जो लगातार उसके दिमाग पर हमला कर रहा था। जियाओ लोग, तुमने उन सभी आत्माओं को इतनी आसानी से कैसे नष्ट कर दिया? उन्होंने इन्फिनिटी एज ब्लेड के बारे में कुछ भी नहीं पूछा, और ऐसा इसलिए है क्योंकि हर कोई सोचता है कि ये जियो के हाथ में सोलबाउंड हथियार कुछ ऐसा है जो उसने दिया है। हालांकि वह सोलबाउंड हथियार के बारे में सच्चाई जानता था और यह ये जियाओ के हाथ में कैसे दिखाई दिया, वह हर किसी को सब कुछ बताने वाला मूर्ख नहीं था।
वह अपने लिए परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था। खैर, जिस क्षण ये जियो के ब्लेड ने एबिस एनर्जी को निगल लिया, उन्हें पहले से ही परेशानी का सामना करना पड़ा था, और यह कुछ ऐसा है जिसे लिंग वेई लॉन्ग अच्छी तरह से जानते हैं। आखिरकार वह ब्लेड कुछ ऐसा है जो वास्तव में एबिस एनर्जी से छुटकारा दिला सकता है। ये भी कहा जा सकता है कि यह सोलबाउंड हथियार अधिकांश स्वर्गीय आत्मा हथियारों से अधिक मूल्यवान था। जो ताकतें इस हथियार के बारे में जानती हैं, उनकी नज़र इस पर कैसे न पड़े, वे इस हथियार को कैसे प्राप्त नहीं करना चाहते। हालांकि लिंग वेई लॉन्ग को ये भी यकीन था कि जब तक ये जियो इल्यूशनरी स्पिरिट गेट में है, वह सुरक्षित रहेगा, और वह ये जियाओ को तब तक इल्यूशनरी स्पिरिट गेट से बाहर नहीं जाने देने के लिए दृढ़ था, जब तक कि वह कम से कम कैओस स्पिरिट क्षेत्र में कदम नहीं रखता। 300x25017291368117 300x25017291368117 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 15 काला द्वार। जियाओलोंग, तुमने उन सभी आत्माओं को इतनी आसानी से कैसे नष्ट कर दिया? लिंग वेई लॉन्ग का ये सवाल भी हर कोई जानना चाहता था। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि ये जियाओ ने वास्तव में सभी क्रोधित आत्माओं को कैसे नष्ट कर दिया। उन्होंने देखा कि ये जियाओ सिर्फ 2 शब्द बोल रहा था, आत्मा का विनाश, और फिर सभी क्रोधित आत्माएं नष्ट हो गईं। ये जानना होगा कि इस संरचना में हजारों आत्माओं को जबरदस्ती कैद किया गया था, यहाँ तक कि वे भी इन सभी आत्माओं को उतनी आसानी से नष्ट नहीं कर सके जितनी ये जियाओ ने किया। दूसरी ओर ये जियो ने मूर्ख होने का नाटक किया। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे बस ऐसा लगा कि मैं ये कर सकता हूँ, इसलिए मैंने ये किया। ये जियाओ के मासूम चेहरे को देखकर, जहाँ झूठ का एक भी निशान नहीं देखा जा सकता था, लिंग वेई लॉन्ग ने भौहें चढ़ा लीं। ये सिर्फ लिंग वेई लॉन्ग ही नहीं था, बल्कि घटनास्थल पर मौजूद सभी लोग भौहें चढ़ाए हुए थे, क्योंकि वे भी निश्चित नहीं थे कि ये जियो ने उन्हें जो बताया वह सच है या नहीं। जिसने एक ही पल में हजारों आत्माओं को नष्ट कर दिया, वह ये कैसे नहीं जान सकता कि उसने उन्हें कैसे नष्ट किया? ये जियाओ को ऐसा करने का मन कैसे हुआ और उसने ऐसा कैसे कर लिया? लेकिन फिर भी ये जियाओ झूठ नहीं बोल रहा था। उसका अपना चेहरा असमंजस से भरा हुआ था, मानो वह हैरान हो गया हो कि सभी आत्माएं एक ही पल में कैसे नष्ट हो गईं और गायब हो गईं। मुझे लगता है कि इसका संबंध मॉर्निंग स्टॉर्स के आशीर्वाद से भी होना चाहिए। केवल यही सही व्याख्या हो सकती है। लिंग वेई लॉन्ग इतनी तेज आवाज में बुदबुदाया कि ज्यादातर लोग उसकी बातें सुन सकें। उन सभी ने समझ में अपना सिर हिलाया। हाँ, केवल यही समझा सकता है कि ये जियो ऐसा कुछ करने में सक्षम क्यों था जो वे क्लाउडी स्टार क्षेत्र की 5 अधिपति सेनाओं के नेता भी करने में असमर्थ हैं। आइए अभी इस बारे में भूल जाएं। ये मलॉन्ग इस समय खड़े हो गए और बोलने से पहले गू लुफान की ओर देखा। राष्ट्रपति गू, अब जब एबिस एनर्जी और क्रोधित आत्माओं से निपटा जा चुका है, तो आप अंतिम गठन को क्यों नहीं तोड़ देते? इसके साथ वह रास्ता जो आगे बढ़ सकता है, हम निश्चित रूप से ग्रीन फ्लेम सम्राट के मकबरे पर आएंगे। हाँ, प्रेसिडेंट गू, कृपया ऐसा करें। 300x25 खरब 1,72,91,36,817 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन लिंग वेई लॉन्ग भी सहमत हुए। वह नहीं चाहता था कि फिलहाल कोई ये जियाओ पर ज्यादा ध्यान दे, इसलिए उसे उनका ध्यान भटकाने की जरूरत थी। अब जब ये मलॉन्ग ने बात की तो उसे मौका मिला और उसने तुरंत कार्रवाई की। ये जियाओ ने भी राहत की सांस ली जब उसने देखा कि हर कोई उसके बजाय राष्ट्रपति गू पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। अब जब एबिस एनर्जी के खतरे से निपट लिया गया था और यहाँ तक कि नाराज आत्माओं को भी हटा दिया गया था, तो गू लुफान को कोई नहीं रोक सकता था। उसने तुरंत अपना सिर हिलाया और गठन को तोड़ने का काम किया, और गठन को तोड़ने की प्रक्रिया में उपराष्ट्रपति युन भी उनकी मदद के लिए वहां मौजूद थे। दोनों बूढ़ों के संयुक्त प्रयास के कारण वे जल्द ही उस आखिरी बाधा को तोड़ने में सक्षम हो गए जो उन्हें उस रास्ते पर कदम रखने से रोक रही थी जो उन्हें ग्रीन फ्लेम सम्राट के मकबरे तक ले जा सकती थी। गड़गड़ाहट। जैसे ही संरचना टूटी, आसमान में अचानक गड़गड़ाहट हुई और लाल बिजली की कड़कड़ाती आवाज गूंजने लगी, जिससे पूरा आसमान लाल रोशनी से गूंज उठा और हर जगह विनाशकारी ऊर्जा फैल गई। हर कोई तुरंत बगीचे से बाहर चला गया, क्योंकि उन्हें लगा कि बगीचे में कोई विपत्ति आने वाली है। बूम!
और यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने उम्मीद की थी। जैसे ही सभी लोग बगीचे से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि विनाशकारी लाल बिजली की एक किरण अचानक आसमान से उतर रही है, जिससे बगीचे के ठीक बीच में एक विशाल हॉल बन गया है। बिजली से पैदा हुई विनाशकारी ऊर्जा ने बगीचे के लगभग एक बड़े हिस्से को तुरंत नष्ट कर दिया। वह बगीचा अब बगीचा नहीं बल्कि खंडहर बन गया था। आश्चर्य की बात है कि यह घटना अब जारी नहीं रही और गायब हो गई। उद्यान पूरी तरह से नष्ट हो गया था और बगीचे के केंद्र में एक बड़ा छेद था। क्या ऐसा हो सकता है कि यह छेद हमें कब्र तक ले जा सके? हेवनली जॉय पैलेस के नेता ने असमंजस में पूछा। मुझे भी ऐसा ही लगता है, स्टारफायर हॉल के नेता ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा। चलो वहां जाए, ईस्ट क्लाउड संप्रदाय के नेता ने बात की। ये जियाओ ने भी चुपके से सिर हिलाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह आसानी से बता सकता था कि गेट विनाशकारी लाल बिजली द्वारा बनाए गए छेद के ठीक नीचे था। ऐसा प्रतीत होता है कि वे सभी पिछली घटनाएं लाल बिजली के माध्यम से इस छेद को बनाने की तैयारी थीं। बात सिर्फ इतनी है कि ऐसा कुछ करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। जब ये जियाओ जीवित था तब वह ग्रीन फ्लेम सम्राट की ताकत या स्तर की थाह भी नहीं ले सका था। वह वास्तव में ऐसी संरचनाएं बना सकता था जो प्रकृति को स्वयं कार्रवाई करने पर मजबूर कर सकती थीं। उसके बाद किसी ने देर नहीं की। समझौते के अनुसार स्टारफायर हॉल, ईस्ट क्लाउड सेक्ट और हेवनली जॉय पवेलियन के नेता छेद में कूद गए। उनके अलावा राष्ट्रपति गू और उपराष्ट्रपति यूं भी छेद में कूद गए। फिर ये मलोंग और ये परिवार का एक अन्य व्यक्ति, साथ ही लिंग वेई लोंग और लिंग चेन छेद में कूद गए। केवल इन्हीं लोगों को ग्रीन फ्लेम सम्राट की कब्र में प्रवेश की अनुमति थी। उनके अलावा बाकी सभी को बाहर रहना होगा। उन्हें गड्ढे में कूदने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। जैसे ही ये लोग गड्ढे में कूदे, ये परिवार के कुछ शक्तिशाली बुजुर्ग गड्ढे की रखवाली करने लगे। वे वहां किसी को भी कब्र में प्रवेश न करने देने के लिए थे। हालांकि बगीचे में बाकी सभी लोग भी जाना चाहते थे, लेकिन वे असहाय थे और कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। वे केवल निराश हो सकते थे और खंडहर बगीचे में धैर्यपूर्वक सभी के बाहर आने का इंतजार कर सकते थे। दूसरी ओर, ये जियो किसी भी समय गेट के पास जाने के लिए अपनी टेलीपोर्टेशन क्षमता का उपयोग करने की तैयारी कर रहा था। उसकी पुतलियां हरी चमक रही थीं और वह छेद के अंदर की स्थिति देख रहा था। वह कुछ ही देर बाद कार्रवाई करने के लिए तैयार था, जब उसके पिता, दादा और अन्य लोग गेट खोलकर कब्र में प्रवेश करेंगे। छेद के अंदर जब हर कोई उतरा, तो उन्होंने तुरंत अपने आसपास का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। वे कब्र के प्रवेश द्वार की तलाश करना चाहते थे। ये छेद पूरी तरह से अंधेरा था, लेकिन शक्तिशाली ताकतों के नेताओं के रूप में उन सभी के हाथों में छेद के अंधेरे से निपटने के लिए पर्याप्त कार्ड थे। बहुत जल्द छेद के नीचे से अंधेरा पूरी तरह गायब हो गया। ये गड्ढा 15 मीटर से भी अधिक चौड़ा और 50 मीटर लंबा था। यह एक घन के आकार का छेद था, और दीवार के एक तरफ छेद के नीचे उन्होंने एक पूरी तरह से अंधेरा गेट देखा। ये काला द्वार अत्यंत विचित्र आभा से आच्छादित था। इस आभा ने सभी को एक बहुत ही अजीब एहसास दिया, लेकिन वे इस एहसास को नाम नहीं दे सके। उन्होंने उनकी भावनाओं को नज़रअंदाज करना बेहतर समझा और गेट खोलने के लिए तैयार हो गए। लेकिन सवाल ये था कि गेट खोला कैसे जाए। सभी लोग गेट को खोलने का रास्ता ढूंढने के इरादे से ध्यान से गेट का निरीक्षण करने लगे, लेकिन इस गेट पर कोई कीहोल, कोई संरचना और यहाँ तक कि छोटी सी दरार भी नहीं थी जो उन्हें गेट खोलने देती। ये बिल्कुल काला गेट बहुत अजीब था। गेट से उठती अजीब सी आभा सभी को बहुत असहज कर रही थी। इस काले दरवाजे के बारे में कुछ बहुत ही भयानक लग रहा था, लेकिन कोई नहीं बता सका कि यह क्या है। लेकिन एक बात सबके लिए सच है, हर कोई महसूस कर सकता था कि जितनी देर वे इस स्थान पर रहे, उनकी आत्मा अधिक से अधिक गर्म होती जा रही है। जी हाँ, उनका शरीर नहीं बल्कि उनकी आत्मा गर्म होती जा रही थी, जिससे हर कोई डर गया। उनकी आत्मा के इतने गर्म होने का कारण क्या है? सभी को लगा कि अगर उन्होंने यहाँ 2 घंटे से ज़्यादा रुकने की हिम्मत की तो उनकी आत्मा जलने लगेगी और वे मर जाएंगे। अब उनके पास 2 ही विकल्प बचे थे। उन्हें या तो ये जगह छोड़कर पीछे हटना होगा या किसी भी तरह गेट खोलकर कब्र में प्रवेश कर उसका पता लगाना होगा। निस्संदेह अब कोई भी हार नहीं मानेगा, क्योंकि वे मकबरे के दरवाजे के ठीक सामने खड़े थे।
गेट खोलने का रास्ता खोजने के लिए वे तुरंत एक दूसरे से परामर्श करने लगे। अंत में सभी ने अपनी सबसे मजबूत ताकत से गेट पर हमला करने और उसे नष्ट करने का फैसला किया। हर कोई तैयार था और जल्द ही उन्होंने अपने शक्तिशाली हमलों से गेट पर बमबारी शुरू कर दी। लाल बिजली से बने गहरे छेद से लगातार विस्फोटों की आवाजें आ रही थीं। बूम बूम बूम, लेकिन वे कैसे भी हमला करें, गेट पर खरोंच तक नहीं लगा सके। अंधेरा गेट बिल्कुल ठीक था। अब हमें क्या करना चाहिए? हम गेट कैसे खोलें? स्टार फायर हॉल के नेता ने चिंतित स्वर में पूछा। सिर्फ वो ही नहीं, हर कोई परेशान था। जितना अधिक समय बीतता गया, उन्हें उतना ही अधिक असहज महसूस होने लगा, और 1 घंटे बाद उन्हें अपनी आत्मा में जलन महसूस हुई क्योंकि गर्मी की तीव्रता लगातार हर किसी की आत्मा पर हमला कर रही थी।